हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि नेशनलिज्म से रिलेटेड आपको जो चैप्टर है वो आगे भी आएगा, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। बट द नाउ चैप्टर 1 इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का सिंपल मीनिंग है देश, वेट एक मिनट, यस, देश के प्रति प्रेम। देश के प्रति जब हम देश को प्रेम करते हैं उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, या फिर आप सिंपल इसे कह सकते हो अपनी भाषा में देशभक्ति। क्या कहते हैं? देश भक्ति। अब इसकी नेशनलिज्म की सिंपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें, डैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? इन 1789। ओके, कब कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। फ्रांस भी यूरोप का ही एक पार्ट है। ओके, तो जो फ्रांस के पीपल थे वो ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए और हम लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करें। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किस कारण से हुई, या फिर फ्रांस में किस कारण हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने लिखना है कि वो क्या चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए और मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाए। ओके, तो इसी के कारण क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि 1789 में हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो उनकी डिमांड थी कि डेमोक्रेसी आ जाए, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि डेमोक्रेसी आ जाए। तो डेमोक्रेसी तो आ जाए, लेकिन सच में डेमोक्रेसी आ भी गई थी और सभी बहुत खुश थे। लेकिन उसके 10 सालों बाद यानी 1799 में नेपोलियन आया। नेपोलियन, यस, तो मैंने आपको, हाँ जी, 1799 में नेपोलियन आया और उसने एंड स्टार्टेड सीजिंग पॉलिटिकल पावर्स इन फ्रांस, मतलब कि अपना रंग जमाना उसने फ्रांस में शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि जो डेमोक्रेसी थी उसको ख़त्म कर दिया और जो मोनार्की सिस्टम था उसको ले आया। अब उसके 5 साल बाद यानी कि 1804 में उसने एक नेपोलियनिक कोड जारी किया, मतलब उसमें था, इसको आप सिविल कोड भी कह सकते हो। तो आपने अपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना कि क्या कहना और क्या नहीं। ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड को हम सिविल कोड भी कहते हैं। ये क्या था? ये एक आर्क थी। दीज आर द पॉलिसीज, ये उसकी पॉलिसीज थी कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा कर देंगे, रेलवे को अच्छा कर देंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा कर देंगे, आर्मी को अच्छा कर देंगे। तो ये जो उसकी थी नेपोलियनिक कोड थी। उसके बाद आता है 1815 में फिर बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। बैटल ऑफ वाटरलू दोनों के बीच में हुआ, बिटवीन नेपोलियन के बीच में हुआ और प्राग के बीच में हुआ। अब आप कहोगे प्राग क्या होता है? सी, ठीक है, ये हैं 4 कंट्रीज, रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्राग। ठीक है, PRAND। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में जो लड़ाई हुई उस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। तो नेपोलियन जो था वो ये चाहता था कि जो लोग हैं फ्रांस के वो आर्मी को ज्वाइन करें, और वो चाहता था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी। ठीक है, तो नेपोलियन ने अलग अलग जगह पर हमले करता था और वो एरिया उसके अंडर हो जाता था। तो 1815 में यानी 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। तो नेपोलियन क्या हुआ? हार गया, प्राग से हार गया फाइनली। तो नेपोलियन की हार के बाद, आफ्टर नेपोलियन डिफीटेड बाय प्राग, तो पहले फ्रांस में था ना ये, तो फ्रांस में फिर से क्या आ गई? मोनार्की सिस्टम आ गया, जो कि प्राग ने इस्टेब्लिश किया था। और ट्रीटी ऑफ वर्साई, एक ये प्रेस ट्रीटी थी कि हम चारों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब किसका शासन था? अब बोर्बन डायनेस्टी का शासन आ गया।
यूरोपियन सोसाइटी, फिर अब हम बात करेंगे यूरोपियन सोसाइटी के बारे में। तो यूरोपियन सोसाइटी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ एरिस्टोक्रेसी, पीसेंट्री एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो मतलब कि जो एरिस्टोक्रेसी थी और जो पीसेंट्री थी, ये दोनों तो पहले से ही थी सोसाइटी के पार्ट, बट जो नई आई थी डैट इज़ न्यू मिडिल क्लास, और ये 18th सेंचुरी के लास्ट में आई थी, या फिर आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी में आई थी। तो एरिस्टोक्रेट्स में आते थे लैंडलॉर्ड्स, लेस पॉपुलेशन डोमिनेटिंग थे, और ये ऑल राइट, इनके पास हर राइट था। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन भी कम थी और इनके पास हर राइट था, कुछ भी कर सकते थे। फिर आते हैं लैंडलेस पीपल, ये पीसेंट्री में आते थे जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी और इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा मात्रा में थी और इनके पास कोई राइट नहीं था। अब जो नई मिडिल क्लास थी, इसमें आते थे एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडस्ट्रियल, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये थे। अब एजुकेटेड होंगे तो उन्हें पता भी चलेगा कि हमारी फ्रीडम क्या होती है और बाकी क्या होता है। तो इन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को लाया, इंडिविजुअल फ्रीडम की, अपनी खुद की फ्रीडम क्या होती है, अपनी इक्वालिटी क्या होती है, और गवर्नमेंट को खुद चुनना, ये सब चीज़ें हमें लाई गई। तो अब हम नेक्स्ट हमारा चैप्टर आगे 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो एक एक पार्ट करके मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।